जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बेरोजगारों को या बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए संपूर्ण संभावनाओं को विदोहित करने के लिए भारत सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं चला रखी है। उन तमाम योजनाओं में से जो कुछ खास योजनाएं हैं उनको एकीकृत करके सरकार ने एक नया संगठन बनाया है, उसका नाम है एमएसएमई। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि भारत के विकास में एमएसएमई की विभिन्न योजनाएं किस प्रकार से काम कर रही है, खास योजनाएं किस प्रकार से काम कर रही है और उसका लाभ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे विषयों पर चर्चा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं इंद्रजीत यादव जी। आप एमएसएमई झारखंड के उप निदेशक हैं, साथ ही साथ जो यहाँ का जो सेंटर है उसके सेंटर प्रभारी भी हैं। इंद्रजीत जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इंद्रजीत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सामान्य व्यक्ति आजकल एमएसएमई सुन तो रहा है, लेकिन उसकी गहराई और उसकी जो वास्तविकता है उससे बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। तो एक बार हमारे दर्शक को आप ये बताइए कि आखिर एमएसएमई है क्या? एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको कि हिंदी में हम लोग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भी कहते हैं। ये दिल्ली में इसका कार्यालय स्थित है और इसके फील्ड ऑफिसेज जो हैं पूरे भारत में हर राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। और जैसा कि आपने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को विकास करना, उनके लिए स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल कराना और उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और हम लोग जो हैं राज्य सरकार के उद्योग विभाग के साथ मिलकर, जैसे कि यहाँ पर झारखंड में सारे 24 जिलों में केंद्र सरकार की इस मंत्रालय की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं और अन्य विभागों जैसे केवीआईसी, एनएसआईसी और राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं को भी वहाँ तक पहुँचाते हैं, जिससे कि वो उसका फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ सकें। तो इसमें जो लाभुक यानी खास करके जो खास कार्यक्रम अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो आप लोग चला रहे हैं, उसमें से सबसे बढ़िया कार्यक्रम कौन सा है और ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला कौन सा कार्यक्रम है? अभी रिसेंटली पिछले साल ही 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी मतलब अभी जो सितंबर आएगा एक साल पहले 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विश्वकर्मा दिवस पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई थी जी। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो पारंपरिक तरीके से शिल्पकार और कारीगर काम करते हैं, उन पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को एक सम्मान प्रदान करना, एक पहचान प्रदान करना, उनको एक टेक्नोलॉजी पारंपरिक मतलब जैसे हमारे समाज में कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई चमड़े का काम कर रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है, कोई कास्ट कला का काम कर रहा है, तो ऐसे पारंपरिक से आपका इस योजना में 18 तरीके के पारंपरिक जो ट्रेड्स हैं शिल्पकार और कारीगरों के, उनको शामिल किया गया है। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे इसमें अगर बात की जाए तो सुनार, लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी, दर्जी, कारपेंटर, अस्त्र बनाने वाले, मेशन का कार्य करने वाले, डलिया चटाई वगैरह बनाने वाले, मूर्तिकार, सोने आभूषणों के काम करने वाले, ऐसे लोग जैसे कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में बुनकर भी हैं, ऐसे लोग जो हैं इनको एक पहचान दिलाने के लिए, जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी अपना कार्य तो करते हैं लेकिन छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं और छोटी अर्थव्यवस्था, छोटे अपने गांव की अर्थव्यवस्था के बीच में वो केंद्र में होते हैं। तो इनको एक पहचान दिलाने के लिए योजना लॉन्च की गई थी। और दूसरा इसका स्टेप था कि उनको जो भी वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में उनको एक उन्नत टेक्नोलॉजी की मशीनें, औजार दिए जाएं और उनको ट्रेनिंग भी दी जाए, प्रशिक्षण भी दिया जाए, जिससे कि वो अपने कार्य को और अच्छे से कर सकें और आगे बढ़ा सकें। और जब वो कौशल युक्त हो जाएं, उन्नत टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए काम करने लगे, सामर्थ्यवान हो जाएं, तब उनको
आर्थिक सहायता भी सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करवाई जाए बैंकों के माध्यम से। तो मुख्य उद्देश्य है कि पारंपरिक शिल्पकार और कारीगरों को सम्मान दिलाना, पहचान दिलाना, उसके बाद उनको प्रशिक्षण देके सामर्थ्य दिलाना, और जब वो सामर्थ्यवान हो जाएं तो उनको और आगे बढ़ाने के लिए बैंक से सब्सिडाइज रेट पर लोन की व्यवस्था करवाकर उनको समृद्ध बनाना, ये इस योजना लॉन्च की गई थी। और इस योजना के तहत जो है लक्ष्य रखा गया है कि 30 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है पंजीकृत 5 सालों में किया जाए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि इस पहली वर्षगांठ पे ही लगभग 20 लाख लोग इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। पंजीकृत मतलब आवेदन तो काफ़ी लोगों ने किया है, लेकिन 20 लाख ऐसे हैं जो कि 3 स्टेज का वेरिफिकेशन पार करके सर्टिफाइड हो चुके हैं। अच्छा, जैसे ये आपने योजना के बारे में बताया कि भाई ये हमने पैदा करने के लिए या कुछ बनाने के लिए या कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, तो इसमें क्या मार्केटिंग वगैरह का भी सिस्टम आप लोगों ने कुछ डेवलप किया है? हाँ, इसमें बेसिकली जो हमारा उद्देश्य है, सबसे पहले तो इन तरह के शिल्पकारों और कारीगरों की पहचान करना है। पहचान करने का मतलब है कि ये तो काफ़ी संख्या में भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में है, तो इसकी प्रक्रिया में थोड़ा सा पहले आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इस प्रक्रिया में जो भी लाभुक है जो इसका भाग लेना चाहता है, उसको किसी पेपर और इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो ऑनलाइन पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पे भी जाके कर सकते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वेबसाइट पे नहीं जा सकते हैं वो लोग जन सेवा केंद्र जो CSC होती है, यहाँ पे झारखंड में जैसे प्रज्ञा केंद्र कहते हैं, वहाँ पर भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार की कॉपी और बैंक डिटेल्स की कॉपी के साथ वो आवेदन दे सकते हैं। प्रज्ञा केंद्र के जो भी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको इसके बारे में CSC मुख्यालय से प्रशिक्षण भी दिया गया है और ये जानकारी भी दी गई कि उन्हें उनका निःशुल्क पंजीकरण पोर्टल पे करना है। जैसे ही वो पोर्टल पे पंजीकरण करेंगे, ये फर्स्ट स्टेज की एप्लीकेशन ऑनलाइन ही, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो उनके मुखिया के पास चली जाएगी, और शहरी क्षेत्र में तो ULB के जो हेड्स हैं उनके पास चली जाएगी। और मुखिया को भी लॉगिन ID पासवर्ड दिया हुआ है। उस लॉगिन ID पासवर्ड से वो अपने क्षेत्र के जो भी लाभुक हैं जो कि इसमें भाग लेना चाहते हैं, उनकी पात्रता की जांच करके उसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा पात्रता के बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। उसको भी थोड़ा सा बता दें कि दर्शक उसका भी लाभ ले सकें। हाँ, इसमें पात्रता के लिए आवेदक की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि वो पारंपरिक तरीके का ट्रेडिशनल आर्टिजन हो। जैसे हमने देखा है कि कई पीढ़ियों से कुम्हार होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लोहार होते हैं, या कई पीढ़ियों से दर्जी होते हैं, तो पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा इसमें ज़रूरी है कि किसी गुरु शिष्य परंपरा से उसने पारंपरिक तरीके से सीखा हो। और तीसरा है कि मतलब उसका वो आर्टिजन पारंपरिक रूप से अपने परिवार का उसका काम, जी, वो परिवार का काम हो और पारंपरिक तरीके से उसके कई पीढ़ियों से वो चला आ रहा हो। इसका वो जैसे मान लीजिए अगर बात की जाए तो किसी गांव में कोई कुम्हार है, तो कुम्हार की फैमिली कई पीढ़ियों से कार्य करती आ रही है, तो उनके बच्चे कुम्हार का ही कार्य कर रहे हैं या दर्जी का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह के पारंपरिक शिल्पकार होने चाहिए। तीसरा, उनके परिवार में जो है कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और चौथा जो है कि वो किसी भी अन्य योजनाएं भारत सरकार की या क्रेडिट लिंक, हाँ पहले उन्होंने वहाँ जैसे PM स्वनिधि या PMEGP का उन्होंने लाभ न लिया हो, और एक परिवार से किसी एक ही सदस्य को इसका लाभ मिलेगा। जैसे परिवार का मतलब हो गया पति पत्नी बच्चे, ये परिवार में से किसी एक ही को लाभ मिलेगा। तो ये पात्रता जो है वो मुखिया इनको देखकर उसको सर्टिफाई करेंगे। जब वो सर्टिफाई करेंगे तो वेरीफाई करेंगे एक तरीके से लॉगिन ID में, तो ऑनलाइन ही उनकी एप्लीकेशन जो है वहाँ से निकल कर सेकेंड स्टेज में आ जाएगी। सेकंड स्टेज में उस जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, और उस समिति में MSME हमारे भी प्रतिनिधि रहेंगे, स्किल डेवलपमेंट के रहेंगे, DOPR और कई, मतलब एक उस ट्रेड से पूरी कमेटी है। जब उस कमेटी के पास ये जाता है तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो समिति है उस वेरीफाइड मुखिया के द्वारा या ULB हेड्स के द्वारा वेरीफाइड आवेदन को पुनः वो लोग वेटिंग करते हैं, और जब वो वहाँ से पास हो जाती है उसके बाद फिर वो थर्ड स्टेज पे आती है हमारे पास। तो राज्य स्तर पर भी एक MSME की अध्यक्षता में, अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जिसमें स्किल डेवलपमेंट
एंड कौशल विभाग जो उद्यमशीलता विभाग है उसके एक प्रतिनिधि होते हैं और SLBC के एक प्रतिनिधि होते हैं। फिर ये तीन सदस्यों की समिति के द्वारा इसको पास किया जाता है। जब ये 3 स्टेज से पास हो जाएगा उस केस में वो जो आर्टिजन होगा वो पंजीकृत माना जाएगा। इसमें एक और जब भी एप्लीकेशन वो पोर्टल पे अप्लाई करता है तो एक उसका भाग जो है वो बैंकों के पास चला जाएगा। अगर वो बैंक से अच्छा, जिस समय में वो अप्लाई करेगा उसी समय में उसका एक भाग चला जाएगा बैंक को। जी, एक चला जाएगा मुखिया ULB हेड्स के पास, जो कि इस तरह से जो मैंने बताया कि 3rd स्टेज से होके आएगा। दूसरा भाग चला जाएगा कि उस बैंक जिसमें उसका अकाउंट है वहाँ के बैंक मैनेजर को। बैंक मैनेजर भी लॉगिन ID यूज़ करके उसको वेरीफाई करेंगे। वो सारी एप्लीकेशन SLBC के पास आएगी और इस प्रकार जब दोनों तरीके से एप्लीकेशन आएगी तो वो हमारे पास आएगी 3rd स्टेज में। फिर जब हम उनको वेरीफाई करेंगे तो वो पंजीकृत रजिस्टर्ड एक विश्वकर्मा के रूप में वो उसका पंजीकरण हो चुका होगा। तो ऐसे लगभग 20 लाख लोग पूरे भारत में इस योजना में 18 ट्रेड के पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर जो है अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं इस पहली एनिवर्सरी पे। तो इंजीत जी, ऐसा मान करके हम लोग चलें कि ये 20 लाख लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं? नहीं, ये या लाभ प्राप्त करने वाले जी हैं? ये लाभ प्राप्त करने वाले, इनका पंजीकरण हो गया। इसके आगे की स्टेज में बताता हूँ। जैसे ही ये 3rd स्टेज हो जाएगा तो इनकी डिटेल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो कि इस योजना का एक स्टेक होल्डर है, उनके पास चली जाएगी। वो हर जिले में हर ट्रेड से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र की पहचान करते हैं। उस प्रशिक्षण केंद्र पे इनकी 5 से 7 दिनों की ट्रेनिंग होगी और ये ट्रेनिंग के लिए पर डे उनको 500 रुपीज़ का वो भी दिया जाएगा। ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग हो, स्टाइफंड भी दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार होते हैं वो अपना डेली बेसिस पे कार्य करते हैं। अगर वो 5-7 दिन की ट्रेनिंग पे आते हैं तो उनकी रोजी रोटी का नुकसान होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 500 रुपये प्रतिदिन, मतलब अगर वो 5 दिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 2500 रुपये का एक उनको मानदेय भी मिलेगा, एक उनको उनकी क्षतिपूर्ति होगी जो उनका काम रुकेगा, और इसके साथ उनके रहने खाने की व्यवस्था भी होगी। और इसमें उनको उनके ट्रेड से संबंधित उन्नत जो टूल किट्स हैं उन टूल किट्स पे ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे अगर हम एक कुम्हार की बात करें, अगर वो किसी चाक पे काम कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक चाक पे वो कैसे काम कर सकता है, या ऐसे ही दर्जी के लिए, ऐसे ही लोहार के लिए जो एडवांस टूल उसके ट्रेड से संबंधित हो उस पर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है। जैसे ही वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा तब वो फिर जो है आगे की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसको एक विश्वकर्मा आर्टिजन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और एक ID कार्ड भी दिया जाएगा। और उसके बाद जो है उसको एक 15,000 रुपये का वाउचर भी उसको उपलब्ध कराया जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, सबसे पहला तो उसकी पहचान करना और उसको आइडेंटिफाई करना, जो कि आर्टिजन कार्ड और सर्टिफिकेट से हो जाएगी। अब वो एक वेरीफाइड विश्वकर्मा कहला सकता है और वो विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उसकी एक पहचान हो जाएगी। और जैसे उसको कौशल मिल गया, उन्नत टूल किट्स को यूज़ करने का उसको ये मिल गया, उसके बाद फिर उसको 15,000 रुपये का एक वाउचर मिलेगा। इस वाउचर के माध्यम से वो अपने ट्रेड से संबंधित उन्नत किस्म की टूल किट को ले सकता है। और ये जैसे ही उसका पंजीकरण ट्रेनिंग ख़त्म होने के साथ ही वाउचर उसके पास आ जाएगा। आने वाले दिनों में ये टूल किट जो है उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसके आवास पर पहुंच जाएगा, जो वो वाउचर को रिडीम करके उसको टूल किट हमारे मंत्रालय के द्वारा उसको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से उसके पास अपने ट्रेड से संबंधित एक नॉलेज भी आ गया और उन्नत किस्म की टूल किट भी आ गई। अब तीसरी स्टेज की हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसके बाद उसे लगता है कि वो अपने व्यवसाय को अच्छे से कर रहा है और अपने व्यवसाय को और बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यकता होती है वित्त की। तो आसानी से उसको लोन उपलब्ध कराने के लिए इसमें पहले चरण में 1 लाख रुपए का प्रोविज़न किया गया है। इस 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए का ऋण जो है उसे 5% के सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा और ये बैंक उसी बैंक के माध्यम से मिलेगा जिसमें उसने अप्लाई किया है। तो ऐसा भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे झारखंड में लगभग 2,90,000 लोगों ने इसमें इस प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, जिसमें 28,000 से ज़्यादा लोग जो हैं 3rd स्टेज वेरीफाइड हो चुके हैं और लगभग 12,000 लोगों की ट्रेनिंग भी MSD के द्वारा हो चुकी है। अब ये लाभुक जो हैं लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई तो पहले से ही किया हुआ है, लोन के लिए एलिजिबल हो गए और वहाँ से उनको वित्तीय सहायता उनको मिल जाएगी। अच्छा, ये जो योजना है इसका मतलब एक तो आपने बताया कि जो आर्टिजन है, जो पारंपरिक आर्टिजन है उनको ही ये इस योजना का लाभ मिल पाएगा। जो पारंपरिक आर्टिजन नहीं है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ जो 18 साल
कम से कम उनकी आयु है उनको ही मिलेगा और परिवार के किसी एक ही व्यक्ति को इसका लाभ मिल पाएगा। तो इस प्रकार की योजना जो है, ऐसी और कोई योजना भारत सरकार चला रही है? अन्य विभागों की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे पीएम स्वनिधि है जी। हमारे विभाग के मंत्रालय के द्वारा एक PMEGP योजना भी चलाई जाती है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें कि अगर कोई युवा या युवती वो अपना उद्यम स्थापित करना चाहे तो विनिर्माण क्षेत्र में अगर उद्यम करना चाहे तो उसके लिए 50 लाख रुपए का जो है वो लोन जो है प्रदान किया जाता है। 50 लाख रुपए का एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और इसमें मैं बताऊंगा कि इसमें उनको एक सब्सिडी भी है, 25 से 35% ग्रामीण या शहरी क्षेत्र और महिला के आधार पर 25 से 35% की सब्सिडी भी उनको दी जाएगी। अगर वो सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसा करना चाहें तो उसके लिए उनको 20 लाख रुपए तक का एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। शुरू में उनको 5 से 10% मार्जिन मनी अपनी लगानी पड़ेगी और जैसे ही प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रूव होती है तो बैंकों के द्वारा फेज़ वाइज उनको ये वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें से 25 से 30% की सब्सिडी भारत सरकार के हमारे इस मंत्रालय के द्वारा बैंकों को दे दी जाएगी, जो कि उन्हें और बाकी जो कि उन्हें वापस नहीं करना पड़ेगा और बाकी जो होगा वो टर्म लोन के रूप में रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छी योजना है PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसका कि उपयोग करके जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो अपना उद्यम लगा सकते हैं और उसको आगे विकसित भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक प्रश्न उसमें विश्वकर्मा योजना में थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे इसमें क्या है कि आर्टिजन में 2 टाइप के आर्टिजन होते हैं, एक तो शेड्यूल कास्ट भी है, तो क्या शेड्यूल कास्ट को विशेष लाभ है किसी प्रकार का कि ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक ही प्रकार का लाभ? PM विश्वकर्मा योजना में जो फोकस है वो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों पे है, अलग से इसमें कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन हमारी एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भारत सरकार के सभी मंत्रालय, सभी विभाग और जितने भी CPSUs हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो टोटल अपने प्रोक्योरमेंट का एटलीस्ट 25% रजिस्टर्ड MSME से खरीदें और उसमें से 3% जो है वो SC/ST उद्यमियों के लिए रिजर्व रखा गया है और 4% महिलाओं के लिए किया गया, तो वहाँ पर उनको विशेष लाभ दिया गया है। PM विश्वकर्मा योजना में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं, इसमें किसी भी तरह के जो भी शिल्पकार और जो कारीगर हैं वो एलिजिबल हैं, बस वो 18 ट्रेड्स से होने चाहिए और जो एलिजिबिलिटी मैंने बताई वो पूरी करनी होनी चाहिए। अच्छा, इधर के दिनों में जैसे आप क्या कहते हैं MSME काफ़ी नाम आ रहा है, कई चीज़ों में प्रधानमंत्री भी कई बार बोल चुके हैं और कई क्षेत्र में कदम दर कदम ये भारत के विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो ये झारखंड का MSME क्या कुछ आगे पीछे कुछ खास किया है या करने की योजना में है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कल ही हम लोगों ने एक MSME कॉन्क्लेव PM विश्वकर्मा कार्यशाला का राज्य स्तर पे आयोजन किया था और इसमें श्री जीतन राम मांझी जी, जो कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, वो आए मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे। उसका उद्घाटन उन्होंने किया था। हमारी माननीय राज्य मंत्री शोभा करांतलाजे जी भी थी और राज्य सरकार के उद्योग विभाग से कैबिनेट मिनिस्टर श्री सत्यानंद भोक्ता जी भी उसमें थे और राज्य सरकार के सेक्रेटरी इंडस्ट्री भी उसमें मौजूद थे। हमारे MSME विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर रजनीश दिल्ली से चल के यहाँ पर आए हुए थे। एक बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने किया था जिसमें PM विश्वकर्मा योजना से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी गई थी और इसके बारे में विस्तृत कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हमने वहाँ पर एक कॉमन सर्विस सेंटर को एक स्टॉल भी दिया था। उस कॉमन सर्विस सेंटर में जैसे लाभुक जो कि अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं वो निःशुल्क करवा सकते हैं। मतलब वहाँ जहाँ ऑन द स्पॉट एक कॉन्क्लेव हुआ था रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में। और इसके अलावा हमारा एक उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंप भी लगा था कि ऐसे लोग जो कि अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं और किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं तो वहाँ फ्री ऑनलाइन उद्यम पंजीकरण भी उनका किया गया। मतलब उसी कॉन्क्लेव के का ही हिस्सा था। और PM विश्वकर्मा की हमारी नेशनल टीम वहाँ पर आई हुई थी और PM विश्वकर्मा में जो एडवांस टूल किट दी जाने वाली 8 तरीके की टूल किट वो कैसी होंगी, कैसे काम करेंगी, इसका भी प्रदर्शन वहाँ पे किया गया था। इसके अलावा हमारे मंत्रालय के विभिन्न विभाग जैसे NSIC, KVIC और हमारे जो टूल रूम है इन्होंने भी इनमें पार्टिसिपेट किया
NSIC की तरफ से SC/ST उद्यमियों को भी मदद दी जाती है। एक SC/ST हब है, NSIC SC/ST हब। जी। तो कल 10 ऐसे उद्यमी झारखंड के जो कि SC/ST उद्यमी थे उनको एक सम्मान के रूप में सर्टिफिकेट भी माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रदान किया गया। ये क्या क्या मतलब कौन कौन से ट्रेड के थे? ये उद्यमी थे। ये उद्यमी ऐसे SC/ST कैटेगरी के बारे में जैसे आपने पूछा, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के जो उद्यमी जो कि अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको SC/ST हब के द्वारा पहचान करके उनको सम्मानित किया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा, जिससे कि ऐसे उद्यमियों को और प्रोत्साहन मिले और मार्गदर्शन प्राप्त हो कि ऐसे भी उस कैटेगरी से भी लोग जो है आगे बढ़ के अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा KVIC की तरफ से जो मैंने PMEGP स्कीम बताई थी, तो ऐसे लोग जो उन्होंने PMEGP लोन पिछले 4-5 सालों में लिया है, अपना उद्यम स्थापित किया और सक्सेसफुली चला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे भी 10 उद्यमियों को वहाँ पर सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा। इसके अलावा कल हम लोगों ने, हमारी एक महत्वाकांक्षी स्कीम है जेड, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। तो ये बेसिकली क्या आपने बताया? जेड, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, मतलब कोई MSME रजिस्ट्रेशन हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट, MSME को वित्तीय सहायता मिलेगी, रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव कैसे बने, सस्टेनेबल कैसे बने। तो इसके लिए ये स्कीम 28 अप्रैल 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसमें जो है इसका मुख्य उद्देश्य सरल भाषा में कहा जाए कि कोई भी MSME विश्व के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट, अपनी प्रक्रिया को, अपने प्रोडक्ट को ऐसे प्रोड्यूस करे ताकि उसमें कोई डिफेक्ट न रहे, और दूसरा इसका वातावरण पे कोई इफेक्ट न पड़े, ये इसकी थीम है। इसके लिए कई तरह के पैरामीटर्स बनाए गए हैं, और इसमें जो MSME इसमें अपना सर्टिफिकेशन लेना चाहती हैं वो इसमें अप्लाई करती हैं, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा विभिन्न पैरामीटर पर उनका असेसमेंट किया जाता है, और असेसमेंट करने के बाद उनको 3 तरह के सर्टिफिकेट ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड प्रदान किए जाते हैं। तो कल के इस कार्यक्रम में हमने झारखंड में जो गोल्ड सर्टिफाइड यूनिट्स हैं और सिल्वर सर्टिफाइड यूनिट्स हैं, गोल्ड जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, ऐसी 5 यूनिट्स को भी, 2 जमशेदपुर की, 1 बोकारो की, 1 हजारीबाग की, ऐसी 5 यूनिट्स को भी हमने यहाँ पर मतलब अपने झारखंड में भी गोल्ड सर्टिफाइड यूनिट्स हैं। हाँ, जो कि मतलब जो जेड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रही हैं, विश्व मानक हम कह सकते हैं। हाँ, जेड के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रोडक्शन के और एनर्जी एफिशिएंसी के, मतलब वो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के मानकों को पूरा करते हैं। तो ऐसी यूनिट झारखंड में भी है, इनमें से 5 को चयन करके उनका एक प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा इसको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था। इसके बाद हमारी एक स्कीम है, इसी का एक नया वर्जन जेड 2.0 भी केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिसमें कि थोड़ा और उन्नत किस्म के प्रोविजंस उसमें डाले गए हैं। दूसरा एक हमारी स्कीम है आइडिया हैकाथॉन। ये नए ऐसे लोग, ऐसे युवा या विद्यार्थी या कर्मचारी जिनके पास नए आइडिया हैं, नए कॉन्सेप्ट हैं, और वो चाहते हैं कि इस नए कॉन्सेप्ट से वो कुछ नया प्रोडक्ट या नई प्रोसेस बना सकते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आइडिया हैकाथॉन किया जाता है, जिसमें कि पूरे भारत से युवाओं से, विद्यार्थियों से और एम्प्लॉयज़ से जो है आइडिया मांगे जाते हैं, और उस आइडिया का सिलेक्शन करने के बाद हम जो है अपने इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से उस आइडिया को लेकर प्रोडक्ट तक ले जाने में उनकी मदद करते हैं, और पर आइडिया जो है लगभग 15 लाख रुपए का हम उनको एक आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। तो इसका भी, तो ये आर्थिक सहायता है कि लोन है? ये लोन भी नहीं, आर्थिक सहायता है जो इंक्यूबेशन सेंटर को दी जाती है। इंक्यूबेशन सेंटर उसके उस आइडिया को लेकर उसको प्रोडक्ट तक ले जाने में उसको मदद करता है, और जब प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, बन जाता है, कॉन्सेप्ट अप्रूव हो जाता है, तो फिर इसके आगे प्रोडक्शन में इसको कैसे लाया जाए, इसके लिए PMEGP और अन्य मुद्रा लोन की योजनाओं का उपयोग करके वो कर सकता है। तो इसका भी 4.0 वर्जन एक लॉन्च किया गया था। हमारे विभाग के द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर्स भी चलाए जाते हैं, प्रौद्योगिकी केंद्र, जैसे झारखंड में जमशेदपुर में एक IDTR हमारा प्रौद्योगिकी केंद्र है। इसी तरह के एक योजना के तहत अन्य 20 प्रौद्योगिकी केंद्र पूरे भारत में खोले जाने हैं, और 100 एक्सटेंशन सेंटर खोले जाने हैं। तो कल माननीय केंद्रीय मंत्री जी और राज्य मंत्री जी के द्वारा एक प्रौद्योगिकी केंद्र की शिलान्यास भी किया गया, आधारशिला रखी गई, उसका शिलान्यास किया गया। इसकी ज़मीन झारखंड सरकार ने हमें दी, बोकारो के पास वहाँ पर एक ज़मीन मिली है, और उस ज़मीन पर भारत सरकार की तरफ से लगभग 150 से 200 करोड़ खर्च करके एक प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया जाएगा, जो कि जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर और स्टील के क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना, कंसल्टेंसी देना, उनको स्किल मैन पावर उपलब्ध कराना, ये किया जाएगा। तो इसका भी शिलान्यास कल के कॉन्क्लेव में हुआ।
और 2 एक्सटेंशन सेंटर जो IDTR जैसे मैंने बताया हमारा जो प्रौद्योगिकी केंद्र है, इसके 2 एक्सटेंशन सेंटर भी कल इसकी घोषणा हुई। एक एक्सटेंशन सेंटर झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो JUT कहते हैं वहाँ पर इस्टेब्लिश होगा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हाँ झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और दूसरा जो है ISM धनबाद में इस्टेब्लिश होगा। तो ये लोकलाइज लेवल पे जो MSME हैं उनको उन्नत टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी प्रदान करेंगे या उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से उनको टूल्स बनाना या उनको उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए उनको मदद करना, इस तरह से करेंगे। तो इस तरह की मेजर घोषणाएं जो हैं कल झारखंड में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और MSME की टीम के द्वारा किया गया, और यहाँ के अच्छे कर रहे उद्यमियों को भी पहचान दी, प्रोत्साहित और सम्मान दिया गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल के कार्यक्रम के बाद और भी युवा इससे मोटिवेट होंगे और मेन स्ट्रीम में आने के लिए, अपने उद्यम लगाने के लिए आगे आएंगे। एक यशस्विनी योजना भी हमारे मंत्रालय की जिसमें महिला उद्यमियों को लाभ देने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, और इसमें ये कोशिश की जा रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाएं जो छोटे छोटे ग्रुप में काम करती हैं लेकिन फॉर्मल तरीके से उनका उद्यम नहीं है, तो उनको लाकर उद्यम पोर्टल पे या उद्यम असिस्ट पोर्टल पे कैसे लाया जाए ताकि वो अन्य योजनाओं का लाभ ले सकें और उद्यमी बन सकें। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और नीति आयोग और इन कई विभागों से कोऑर्डिनेट करके इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये रिसेंटली जो है हम लोगों ने MSME के क्षेत्र में काफ़ी इस माध्यम से हमने कार्य किए हैं। हमारे दर्शक को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संदेश हम ये देना चाहेंगे कि MSME का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है और विनिर्माण क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक्सपोर्ट में भी MSME काफ़ी योगदान कर रही हैं, और एग्रीकल्चर के बाद ये दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराता है और स्वरोजगार की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत के विकास में MSME की बड़ी व्यापक भूमिका है। हमारे युवाओं को स्वरोजगार के लिए केवल यह प्रेरित ही नहीं कर रहा है, विभिन्न प्रकार की संभावनाएं भी उपलब्ध करा रहा है। भारत के विकास में किस प्रकार से MSME योगदान कर रहा है, इंजीत जी ने हम लोगों के सामने में प्रस्तुत किया, बताया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर के आगे भी आते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।